हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कर्मा एजुकेशन। हमने पिछली क्लासेस में देखा था हिंदी कविता, जो कि हमारे यूजीसी नेट यूनिट 5 में लगा हुआ है। और उसमें देखा था उन कविताओं को जो कविता और उनके संग्रहों को देखा था। मतलब पिछली वीडियो में जो हमने देखा था कविता और उनके संग्रह और उनका प्रकाशन वर्ष। अब आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो राइटर हमारे लगे हुए हिंदी कविता में उन राइटर का जन्म वर्ष और उनके जो भी वर्ष है वो क्रम से किस प्रकार से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। जैसे कि किसी राइटर 5 राइटर को दे दिया और उन राइटर के अकॉर्डिंग उनके जन्म वर्ष के अकॉर्डिंग उनको पहले से बात के क्रम में लगाना है। तो अगर बात करें, चंद बदाई सबसे पहले आते हैं। सबसे पहले जो हमारे इनका जो पृथ्वीराज आसू हमारे नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। अमीर खुसरो 1253, विद्यापति 1360, 14वीं सदी में आते हैं। 1398 में कबीर, जायसी 1464, सूरदास 1478, मीरा 1504, तुलसीदास 1537, बिहारी 1595, घनानंद 1689, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिउद 1865, मैथिली शरणगुप्त 1886, जयशंकर प्रसाद 1889, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1897। 1899 भी कहीं कहीं दिया रहता है। अगर 1897 आए या 1899 आए, दोनों एक साथ तो नहीं आना चाहिए, बट अगर आ जाता है तो हमें 1897 की तरफ हमें टिक करना होगा। सुमित्रानंद पंत 1900, महादेव वर्मा 1907, रामदास दिनकर 1908, नागार्जुन 1910, कहीं कहीं 11 भी दिया रहता है। इनका भी 2 डेट ऑफ बर्थ चलता रहता है। आगे का 1911, भवानी प्रसाद मिश्र 1913, गजानंद माधव मुक्तिबोध 1917, सुदामा पांडे धूमिल का 1936, धूमिल 1936 में आते हैं। फिर से देख लीजिए, ये जो हमारे लगे हुए इधर है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल के जो कवि लगे हुए, जो हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, उन पाठ्यक्रम में लगे कवियों का जीवन जीवन जब जब उनका जन्म वर्ष है, उनका क्रम से हमें याद रहना चाहिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस 1 से 2 पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहली चीज संग्रह था और दूसरी चीज हमारा ये जन्म वर्ष। अब आते हैं लंबी कविताओं पे। लंबी कविताएं जैसे कि हमारे आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल की जो जो कविताएं लगी है, जैसे पृथ्वीराज रासो, उसके बारे में हमें कुछ फैक्ट पता होना चाहिए, तथ्य पता होना चाहिए। कभी भी हम अगर किसी कविता को स्टार्ट कर रहे हैं, बड़ी कविता को, तो उस बड़ी कविता को स्टार्ट करने से पहले हमें उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें पता होनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहली चीज हमारा जो पृथ्वीराज रासो में हमें पता होना चाहिए, इसमें कितने सर्ग है। पहली चीज तो ये समय और सर्गों में बांटा हुआ है। अगर हम नेट के पीवाईक्यू को देखें तो उसमें 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे गए। एक तो समय और सर्च को लेकर के इस तरीके से पूछा गया है कि पृथ्वीराज रासो किन भागों में बांटा हुआ है या किस तरीके से बटा हुआ है, समय में है या सर्ग में। समय और सर्ग अगर दोनों में से कोई एक देगा। और फिर दूसरी चीज में पूछता है कितने भागों में बटा हुआ है, कितने सर्ग या कितने समय में बटा हुआ है। तो टोटल 69 समय और सर्ग में बटा हुआ है। इसकी भाषा जो है डिंगल रस है, वीर और श्रृंगार का काव्य रूप जो है प्रबंध है। ये रेवा तट छंद बताई कृत पृथ्वीराज रासो का 27वां सर्ग है, जो हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। रेवा तट वो चंद बदाई जो पृथ्वीराज रासो का 27वां सर्ग है। इस सर्ग में पृथ्वीराज चौहान के रेवा तट नर्मदा के समीप वन में शिकार खेले जाने, वहां शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी से युद्ध का विस्तृत वर्णन है। रेवा तट पर हुए युद्ध में पृथ्वीराज की विजय होती है, फलस्वरूप मोहम्मद गोरी को बंदी बना लिया। रेवा तट का मुख्य विषय क्या है? पृथ्वीराज और गौरी का युद्ध है। इसका प्रधान रस क्या है? वीर रस है। तो ये पृथ्वीराज रासो जो चंद बदाई कहते हैं, इतनी नॉलेज हमें, बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांस है। अब बात करते हैं दूसरा, पद्मावत, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी का है। इसमें कुल कितने खंड है? टोटल 57 खंड दिए हुए इसमें। और ये नागमती वियोग खंड क्या है? पद्मावत का 30वां खंड है। ये 2 चीज पता होना चाहिए। यहाँ से 2 क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। और जैसे पॉइंट वाइज जो बना करके अब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि 5 पॉइंट दिया है, निम्नलिखित में से कौन कौन से पद्मावत के बारे में सही कथन है। तो उसमें से ये 2 दे करके पूछ लिया जाएगा कि 57 खंड है कि 58 खंड है, कौन सा खंड नागमती वियोग खंड कौन से खंड में 30वां है कि 29वां है। इस तरीके से पूछ लेगा। अब आगे बढ़ते इसी में, जब आप पुस्तक को ओपन करेंगे, जब बुक को खोलेंगे, तो उसमें आपको भूमिका देखने को मिलेगी जिसे विषय विषय सूची। अब भूमिका में हम इतने सारे देखते हैं, जो कि आचार्य शुक्ल द्वारा संपादित जो जैसी ग्रंथावली है, उस ग्रंथावली की बात करें तो उसमें उन्होंने इस तरीके से इकाइयों में बांट करके
अलग अलग किया हुआ है। पर इसको तो पढ़ना ही है, इसको पढ़ने के साथ साथ पद्मावत का जो हमारे 57 खंडों में बांटा हुआ है, उन 57 खंड में से भी हमें 57 खंड में से कुछ इंपॉर्टेंट खंड हमें याद रहने चाहिए। जैसे सबसे पहली चीज हम देखें, इसमें हमारे स्टार्टिंग के 10 खंड तो हमें अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, क्योंकि अब जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो या तो क्रम से पूछ दे रहा है या बीच में से उठा करके दे दे रहा है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला है स्तुति खंड आता है, फिर सिंहल द्वीप वर्णन खंड आता है, फिर जन्म खंड आता है, फिर मानसरोवर खंड आता है। ये पहला चार है। अब इसी में आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं इसमें, जैसे सुवा खंड हो गया, रतन सेन जन्म खंड हो गया, फिर इसको छोड़ दो, ये भी नहीं, ये भी नहीं, नक्शी खंड देख लेते हैं। राजा रतन सेन खंड, पार्वती, ठीक है, रतन सिंह सुवा, चित्तौड़, और अंतिम के हमारे पांच, ये पांच। इसमें थोड़ा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, आप जब बुक ओपन करेंगे तो उसमें से दिया रहता है। और स्टार्टिंग के 10 और लास्ट के 5 और बीच के कुछ याद कर लेंगे अच्छे से। हाँ, ठीक है, तो ये चीज हमारा इंपॉर्टेंट है इसमें देखने का, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस उसमें पूछे गए हैं कि पद्मावत में कौन से खंड दिए गए हैं, तो उसे हमें हल करने के लिए इन सब चीजों से होकर के गुजरना जरूरी है, और डीप नॉलेज भी जरूरी है इस चीज में। ओके, अब देन आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा भ्रमर गीत सार है, सूरदास कृत भ्रमर गीत सार लगा हुआ है। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो है, रचना सूरदास की दसम स्कंद में भ्रमर गीत की रचना है। सूरसागर के दसम स्कंद में भ्रमर गीत की रचना है। यहाँ से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। संपादक कौन है? भ्रमर गीत सार के संपादक शुक्ल जी हैं, ये सबको पता है। संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ये इंपॉर्टेंट है कि उप संपादक कौन है इसके, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। कुल कितने 400 पद दिए हैं। लेखन का पुस्तक में वक्तव्य और आलोचना किसने लिखा हुआ है? शुक्ल जी ने लिखा हुआ है। आमुख किसने लिखा हुआ है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा हुआ है। देखो, वक्तव्य और आलोचना शुक्ल ने लिखा हुआ है, आमुख विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा हुआ है। इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देन आगे बढ़ते हैं। प्री प्रवास, प्री प्रवास से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, उसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय का सबसे पहली चीज तो यही याद रखना है, किसकी रचना है प्री प्रवास। अब इसमें टोटल कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमेशा रिपीटेड रिपीटेड क्वेश्चन ही है। महत्व क्या है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम प्रथम महाकाव्य, ये भी रिपीट होता है, इंपॉर्टेंट। सर्वप्रथम जब भूमिका आप पढ़ेंगे तो उसमें ब्रजांगना विलाप के नाम से वो पहले इसका नाम रखना चाहते थे, वो खुद कहते हैं इसमें ब्रजांगना विलाप शब्द का। तो सर्वप्रथम नाम क्या रखते हैं? ब्रजांगना विलाप। ये पीवाईक्यू है, ये सब पीवाईक्यू है, सारे के सारे पहले क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। आधार के ये संपूर्ण काव्य संस्कृत के वर्ण विद्यों पर आधारित है। पुरस्कार प्री प्रवास पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो प्री प्रवास के बारे में हम इतनी सारी चीजों हमको बेसिक नॉलेज रहना चाहिए। तो ये नहीं कि हम सीधे आए और बुक उठाएं, बुक उठा करके सीधे हम पढ़ने लगे, ऐसा नहीं है। उसके बारे में कुछ बेसिक नॉलेज रख करके फिर हमें बुक्स को पढ़ना है। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब मैथिली शरण गुप्त का साकेत। मैथिली शरण गुप्त की दो कविताएं लगी है, एक भारत भारती और इस साकेत लगा है। साकेत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखे थे। मैथिली शरण गुप्त को साकेत रचना की मूल प्रेरणा 1908 में सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से मिली थी। जब आप शुक्ल जी की पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्या 1908 में सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक लेख लिखा था, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, इसी से उनको प्रेरणा मिली थी, तब वो जाकर के साकेत लिखे थे। ठीक है, यह लेख महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने छद्म नामक भुजंग भूषण भट्टाचार्य नामक नाम से प्रकाशित किया था। किसमें? छद्म नाम किस नाम से? छद्म नाम से, भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से प्रकाशित किया था। अपने छद्म नाम भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से प्रकाशित किया था। साकेत शब्द मूलतः क्या है? पाली भाषा का शब्द है, उसका अर्थ होता है अयोध्या। इसमें 12 सर्ग है, ये इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने देखा था क्या प्री प्रवास में 17 सर्ग है और इसमें 12 सर्ग है। ठीक, और इसे नगेंद्र ने क्या कहा है? जनवादी काव्य कहा है। शुक्ल ने क्या कहा? आचार्य शुक्ल ने सामंजस्यवादी कवि कहा है इन्हें। जनवादी काव्य किसे कहा गया है?
साकेत को कहा गया, जो कि मैत्री शरण गुप्त का है। ठीक है, देन अब आगे बढ़ते हैं भारत भारती की तरफ, कूच करते हैं भारत भारती की तरफ। मैथिली मैथिली शरण गुप्त भारत भारती, इसका प्रकाशन वर्ष क्या, 1912। भारत भारती कितने खंडों में विभाजित है, सबसे पहली चीज 3 खंड में विभाजित है, अतीत खंड, वर्तमान खंड, भविष्य खंड। ठीक है, 3 खंड क्या, अतीत खंड, वर्तमान खंड, भविष्य खंड। मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती की रचना किससे मूल प्रेरणा किससे मिली थी, मुसद्दस हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफे की भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि मूल प्रेरणा किससे मिली थी, मुसद्दस हाली तथा भारत दर्पण से। ओके, किसका था भारत दर्पण, ब्रजमोहन दत्तात्रेय। अब मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को क्या कहा था, कौटुंबी कवि मात्र कहा था। भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। तो ये पूछा जा सकता है कि राष्ट्र कवि की उपाधि किसे दी गई, मैथिली शरण गुप्त, या फिर किसने दिया, या फिर जो पॉइंट बन करके आ रहे हैं, एक दो निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, उसमें इस क्वेश्चन को डाला जा सकता है। ठीक, अब इनकी जो जैसे 3 खंडों में बटा हुआ है ये, वर्तमान खंड, अतीत खंड, भविष्य खंड, अतीत खंड, वर्तमान खंड, भविष्य खंड, उसमें भी हम देखते हैं कितने दिए हुए हैं। इस चीज को भी याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, जैसे अतीत खंड में हम देखते हैं कितने हैं। अतीत खंड में मंगलाचरण से स्टार्ट होता है, उपक्रमणिका, भारतवर्ष की श्रेष्ठता, हमारा हमारे उद्भव, हमारे पूर्वज, हमारा उद्भव, हमारे पूर्वज, आदर्श, आर्य स्त्रियां, हमारी सभ्यता, हमारी विद्या बुद्धि, हमारा साहित्य, कला कौशल, हमारी वीरता, शक्ति का उपयोग, राजत्व और शासन, प्राचीन भारत की एक झलक, विचार, महत्ता। ठीक, अब इसी में आगे है अवनति का आरंभ, महाभारत, अनार्यों का आक्रमण, अवतार, बौद्ध काल, जनमत, मतभेद, हिंदू धर्म, हिंदू विकास का ह्रास, मुसलमानों का प्रवेश, यवन राजत्व, अध्यात्म क्या है, आत्माभिमान, यवन राजत्व का अंत, ब्रिटिश राज, हमारी दशा। ये अतीत खंड में आ जाता है, इसे याद रखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से पूछ देगा कि अतीत खंड में कौन से खंड आते हैं। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे, वर्तमान खंड। वर्तमान खंड में आता है, प्रवेश से हमारा शुरुआत होता है, वर्तमान भारत, प्राचीन चिन्ह, दारिद्र, दुर्भिक्ष, कृषि और कृषक को वध हो गया, व्याधियां होगी, व्यापार, रईसों के सपूत हो गए, विद्या, शिक्षा की अवस्था, साहित्य, इसी में है संगीत सभाएं, उपदेशक, धर्म की दशा हो गया, तीर्थ और तीर्थ पंडे, मंदिर, महंत, साधु संत, प्रकरण, छत्री, छत्री क्या, वैश्य, शूद्र, स्त्रियां, संतान, समाज। ये हमारे क्या वर्तमान खंड के हैं। तो एक अतीत खंड का देखा और एक वर्तमान खंड का देखा, ये दोनों याद रखना जरूरी है। इसमें से कुछ चीजें स्टार्टिंग के अगर 5-5 याद करते हो और लास्ट के हम अगर याद कर लेते तो चल जाएगा काम। ठीक है, भविष्य खंड में आते हैं, भविष्य खंड छोटा है, जैसे इसमें उद्बोधन, आशा, आदर्श, विश्वास, विश्राम, शुभकामना, विनय। ये हमारा इसमें दिया हुआ है क्या, उद्बोधन, आशा, आदर्श, विश्वास, विश्राम, शुभकामना, विनय। ये हमारे क्या भविष्य खंड में दिए हुए हैं। तो इन 3 खंडों के भी अंदर जो खंड दिए हुए हैं उसको भी याद रखना जरूरी है, क्योंकि भारत भारती एक बहुत बड़ी कविता है। तो बड़ी कविताओं को खत्म करने का सबसे सही तरीका ये है कि पहले उसके बाहरी चीज जो भी हमारे जैसे खंड दिए हों, उनका प्रकाशन वर्ष, उनके राइटर का जन्म वर्ष, और फिर उसमें अगर कुछ महत्वपूर्ण बात किसी ने कहा है तो उन सब चीजों को हमें पढ़ना जरूरी है। फिर बाद में हम कविताओं पे जाएंगे, बड़ी कविताओं में। ठीक है, अब देन आगे बढ़ते हैं। अब जो आता है हमारा जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद का आंसू, जो कि 1925 में आता है। इसके बारे में स्वरूप की, जयशंकर प्रसाद के आंसू कितने 133 छंदों का विरह प्रदान स्मृति काव्य, इसे हिंदी का मेघदूत कहते हैं। ठीक है, हिंदी का मेघदूत कहा जाता है क्या, आंसू को, 1925 में आता है। जयशंकर प्रसाद के कामायनी भी लगा है, कामायनी, जिससे कि हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसा कोई भी, जैसे साल में 2 बार होता है तो दोनों पेपर में पूछे जाते हैं, कभी उनके सर्गों के क्रम पूछ लिए जाते हैं, अंक के क्रम पूछ लिए जाते हैं, या फिर उनका प्रकाशन वर्ष पूछ लिया जाता है, या फिर उसमें से पंक्तियां पूछ ली जाती है। ठीक, जैसे कि इसमें कितने सर्ग है, 15 सर्ग है। इसका क्या अंगिरस का शांत रस निर्वेद है, दर्शन क्या है, समरसतावाद, आनंदवाद, मुख्य पात्र कौन है, मनु, श्रद्धा, ईड़ा, कुमार, मुख्य छंद क्या है, ताटंक छंद है। यहाँ से पूछा हुआ है क्वेश्चन, अभी यहाँ से क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन ये और ये नहीं पूछा हुआ है, तो हो सकता है भविष्य में इसके पूछे जाने की संभावना है। ठीक, अब इसके जो सर्ग है वो सर्ग हमें क्रम से याद होने बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये याद होना,
मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। जैसे कि स्टार्टिंग से आंसर होता है चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। ये टोटल हमारे 15 सर्ग हैं। 15 के 15 सर्गों को हमें याद रखना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, इसमें जो पात्र और उनके प्रतीक, जो मनु मन का प्रतीक है, तो वही श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है, कुमार मानव का प्रतीक है। ये प्रतीक है, यहाँ से पूछने की संभावना है, पर अभी तक पूछी नहीं गई है। विशेष टिप्पणी क्या है, आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने कमानी को छायावाद का उपनिषद कहा है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि छायावाद का उपनिषद किसने कहा है, तो शांति प्रिय द्विवेदी ने कमानी को छायावाद का उपनिषद कहा है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को इतनी बातें समझ में आई हो। अब एक बार फिर से रिवर्स जा करके देखते हैं क्या क्या पढ़ा है हमने। सबसे पहली चीज पढ़ा है हम लोग ने संग्रह, जो कि पिछली वीडियो में है, और पिछली वीडियो जाकर के देखना जरूरी है। संग्रह को देखा, फिर उसके बाद जो भी हमारे राइटर है उनका जन्म वर्ष देखा, उनका क्रम देखा। फिर उसके बाद हम लोग ने पृथ्वीराज अशोक पर कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उसको देखा। फिर मलिक मोहम्मद जैसी का पद्मावत है उसके बारे में देखा, और उसमें जो खंड दिए उन खंडों को देख लीजिएगा जरूर से। बुक ओपन करेंगे आप, पीडीएफ होगा तो पीडीएफ से देख सकते हैं। और भ्रमर की सार पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देखा, परिप्रवास को देखा, और उसके साथ मैथिली शरण गुप्त के साकेत और भारत भारती लगा हुआ है, उन दोनों को देखा हमने। फिर देन उसके बाद भारत भारती देखा, भारत भारती के खंडों को देखा हमने। जयशंकर प्रसाद का आंसू और कामायनी देखा, और ये कामायनी के सभी सर्गों को देखा हमने। तो इतनी चीजें जब हम कंप्लीट करते हैं तो हमारा हिंदी कविता के कुछ पोर्शंस कंप्लीट होते हैं। क्योंकि एक बार इमेजिन करिए, ये कविता है, इस कविता के बहुत सारे चीजें हैं जो हमें पढ़ने हैं। एक तो होता है जो कविता का बाहरी भाग, जैसे कि कविता किस संग्रह में संकलित है, कविता को किसने लिखा है, उसका प्रकाशन वर्ष क्या है, उसके राइटर का जन्म वर्ष क्या है, ये हो गया। और जब कविता बुक खोलते हैं तो उसमें देखते हैं उसकी भूमिका, फिर मुख्य कविता, फिर कविता पे जाते हैं, उसमें जो तथ्य दिए रहते हैं उनको देखना है। फिर उसके बाद आते हैं तो हम देखते हैं जो राइटर है उनकी और कौन कौन सी कविताएं हैं। ठीक है, अन्य कविता। फिर देन उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब किसी ने क्या कहा है, मतलब किसी आलोचक है, कोई आलोचक है, उस कविता पे उन्होंने क्या टिप्पणियां दी हैं, इन सब चीजों को देखते हैं। तो इस तरीके से हमें हिंदी कविता की यूनिट को खत्म करना है। और मैंने इससे पहले संग्रह भी करवाया हुआ है, सभी कविताओं के संग्रह, तो उसे भी जरूर जाके देख लीजिएगा। ओके, सो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।